हेलो 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना साइंस का हमारा जो थर्ड चैप्टर है जिसका कि नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, हम अपना ये चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। ओके, एनिमल फाइबर्स में भी हम पढ़ेंगे वूल और सिल्क के बारे में। देखिए 6th क्लास में आपने सेम ऐसे ही एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर आपने जो हमारे जो प्लांट फाइबर्स थे, प्लांट फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, इनके बारे में पढ़ा था। कैसे हम पेड़ पौधों से जो कॉटन है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर उसे कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही आज हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट हम सबसे पहले। अब एनिमल फाइबर जो कि मैंने आपको बताया है कि दो के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा वूल। सबसे पहली बात, ये जो वूल है ये हमें मिलता कहाँ से है। वूल को हिंदी में ऊन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वूल है ये हमें कहाँ से मिलता है। बहुत सारे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं हमारे पास, उनसे हमको मिल जाता है। जैसे सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा है वो है शीप, उसके साथ साथ है गोट, कैमल भी है, ठीक है, याक भी है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, मतलब वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स का, उनके जो फ्लीस, जो बाल जो होते हैं उनका एक फर एक तैयार हो, ठीक है। तो उस फर को हम क्या कर सकते हैं, वहां से शेयर कर सकते हैं और फिर उससे वूल ऑब्टेन कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेकंड हमारा क्या था, सिल्क। सिल्क हम कहां से ऑब्टेन करते हैं। सिल्क हम ले सकते हैं जो सिल्क मॉम्स या जिनको कि सिल्क मोथ्स बोला जाता है, उन इंसेक्ट से। ओके, तो इनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आज ही इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं वूल से। अब देखिए वूल अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हमें कोई ना कोई जो वूल यील्डिंग एनिमल है, या हमारे पास वैसे दो तरीके हैं, या तो हम बाहर जाके मार्केट से जो वूल है वो खरीद के ला सकते हैं। दूसरा, अगर हम खुद से जनरेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम इनमें से या और भी कोई जो वूल यील्डिंग एनिमल है उसको हम सबसे पहले तो पालें, उसको रियर करें। अब अगर मैं आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, उसे थोड़ा सा रिलेट करें अपने चैप्टर से, तो उस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताया हुआ है, रियरिंग ऑफ शीप। शीप की जो रियरिंग है, उसका जो पालन पोषण है उसके बारे में बताया हुआ है। तो क्या है, सबसे पहली चीज तो शीप को अपने घरों में लोग रखते हैं, ठीक है। जो विंटर सीजन होता है उसके दौरान उसको घर के अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि शीप जो है वो हार्बिवोर है, तो उसको खाने के लिए जो ग्रास है या जो टी लीव्स हैं, ऐसी सॉरी जो ट्री लीव्स हैं उसको ऐसे सारी चीजें चाहिए, घास फूस, पेड़ों के पत्ते, ठीक है। या उसके अलावा आप उसको कुछ पल्सेस, ज्वार और ऑयल केक्स, ठीक है, ऐसी सारी चीजें दे सकते हैं। ऑयल केक आपका एक ऐसा फूड इंग्रेडिएंट या फूड आइटम है, एनिमल्स को जो सर्व किया जाता है वो कैसे तैयार किया जाएगा। देखिए अगर कोई भी आपके पास सीड है तो उस सीड के अंदर से सारा ऑयल बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, और बाद में जो बचा हुआ जो रिमेन, उसका जो भी चीज़ बची हुई है उसको हम ऑयल केक बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी उनको सर्व किया जाता है। तो सर्दियों के मौसम में क्या किया जाता है, विंटर्स में उनको घरों के अंदर ही रखा जाएगा, उनको अच्छे तरीके से खिलाया जाएगा, ठीक है, ताकि जो उनकी जो ग्रोथ है या जो उनके हेयर्स की जो ग्रोथ है वो बड़े अच्छे तरीके से हो। दूसरा क्या है, वो जो हेयर है वो उनकी बॉडी में क्यों आते हैं, क्यों जरूरी है। देखिए हमारी बॉडी के ऊपर भी बड़े बहुत सारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी के ऊपर उसका क्या फंक्शन है, क्यों आते हैं। देखिए वो जो हेयर है वो एक मोटा एक जो फर है जो उनका, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो उनको एक्सट्रीमली कोल्ड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अंदर सर्वाइव करने में मदद करेगा। सेम ऐसा ही पोलर बेयर के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये जो शीप है
उसको ठंड से बचाने के लिए उसके ऊपर वो जो फ्लीस का जो हेयर का एक जो कवर है वो आएगा। अब गर्मियों के अंदर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो गर्मियों के दौरान ये जो शेयरिंग का जो काम है, उनके बालों को उनके शरीर से अलग करने का, जो बाल काटने का जो काम है, वो गर्मियों के मौसम में किया जाता है, ओके, ताकि सर्दियों तक दोबारा बाल उग जाए और वो क्या कर सके, फिर से ठंड में अच्छे से सर्वाइव कर सके और उन्हें ठंड ना लगे, ठीक है। तो प्रोसेस अगर हम देखें तो हमारे पास वूल को ऑब्टेन करने के अलग अलग प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वूल फाइबर टू फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, शेयरिंग, ओके। शेयरिंग द प्रोसेस ऑफ removal of hair or fleece of sheep along with the thin layer of its skin, उसकी स्किन की पतली सी एक लेयर के साथ वो क्या कर लिया जाता है, वो जो हेयर या जो उसके बाल हैं उसको उसके शरीर से अलग कर लिया जाता है। इसके साथ इसको करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होते हैं, सेम वैसा ही जो एक ट्रिमर जो बार्बर जो यूज करते हैं आपकी हेयर कटिंग के लिए, ठीक है, या ट्रिमिंग के लिए, तो सेम वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या है, शेयरिंग। सेकंड स्टेप है हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या है, आप देखिए, क्योंकि जानवर है इधर उधर बहुत सारी जगह जाएगा, नीचे मिट्टी में भी बैठेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, तो क्योंकि जो उसके बाल हैं, जो उसकी फ्लीस है, उस पर क्या होगा, बहुत सारा डर्ट, डस्ट, ग्रीस, ऐसे और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज, पता नहीं क्या क्या उसके साथ चिपके होंगे, ठीक है। तो उन सबको उसको वॉश करके अच्छे तरीके से, उसको बॉईल करके अच्छे तरीके से उनको बाहर निकालना, ये प्रोसेस है हमारा स्कोरिंग, ठीक है। तो दो प्रोसेस आप लोग समझ चुके हैं। थर्ड प्रोसेस है हमारा सोल्टिंग। सोल्टिंग में क्या होगा, सोल्टिंग में सोल्ट कर लिया जाएगा उन हेयर्स को, ठीक है, जो सेम लेंथ के हैं या जो सेम टेक्सचर जिनका है या जो सेम कलर जिनका है, उनको अलग अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। एक सेम लेंथ के हेयर को अलग कर दिया जाएगा, फिर उसमें से भी कोई कलर में अगर डिफरेंशिएट हम कर पा रहे हैं तो कलर के हिसाब से उनको अलग अलग कर लिया जाएगा, ताकि उनको अच्छे तरीके से जो वूल जो हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से उसको यूज किया जा सके, कि कौन सा वूल तो क्लोथ्स कपड़े बनाने में यूज होगा, कौन सा कारपेट्स बनाने में यूज होगा, इस तरीके से, ओके। तो थर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। फोर्थ हमारा स्टेप है जो वो है रीलिंग, ओके। रीलिंग स्टेप में क्या होगा, उसको स्पिन करके, उन फाइबर्स को स्पिन करके, जैसे जो स्पिनिंग व्हील, चरखा जिसको बोलते हैं, सेम ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही मशीन्स होती हैं, ठीक है। उसको आप मैनुअली भी या जो मशीन्स जो करते हैं मैकेनिकल में भी आप कैसे भी उसको कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है रीलिंग का, इससे आप क्या करेंगे, एक यार्न, ये जो धागा जो होता है वो आप जो थ्रेड जो है वो तैयार कर सकते हैं, इसी के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, या इसके अलावा एक और स्टेप है, वो स्टेप है हमारा डाइंग। ये डाइंग के अंदर क्या करेंगे हम लोग, उस वूल को अपना मनचाहा कलर कोई भी हम दे सकते हैं। देखिए आपने शीप्स या कैमल्स या याक देखे होंगे, और आपने जो स्वेटर्स या जो वूलन क्लोथ्स जो बनते हैं जो सर्दियों में हम लोग पहनते हैं वो भी देखे होंगे। तो शीप के जो फ्लीस जो बाल जो होते हैं, क्या वो इतने मल्टी कलर्ड होते हैं जितने की वूल आपको मिलती है मार्केट के अंदर? नहीं होते। तो वो उसका कलर कैसे आता है, उसको अलग अलग कलर में डाई कर दिया जाता है, ठीक है, तो उससे उसका कलर आता है। लास्ट हमारा प्रोसेस जो रहेगा वो प्रोसेस है हमारा रोलिंग, ओके। रोलिंग में क्या होगा, वो जो यार्न हमारा जो डाई करके बिल्कुल तैयार है, लास्ट स्टेज है जो अब आ चुकी है उसकी, उसको रोल कर लिया जाएगा बड़े बड़े बंडल्स के अंदर, ठीक है, और या फिर किसी भी एक जो वुडन रोड के ऊपर या आयरन रोड के ऊपर उसको रोल कर लिया जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि उसको मार्केट में सेल किया जा सके। तो ये तो थे हमारे जो 5 जो मेन स्टेप थे, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 स्टेप हैं ये हम एक के अंदर ही कंसीडर इसको करेंगे।
तो ये हमारे जो मेन जो 5 जो स्टेप्स हैं वूल यील्डिंग एनिमल से वूल ऑब्टेन करने के, ठीक है, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक के जो स्टेप्स थे वूल के लिए हमारे, वो ये स्टेप्स हैं। होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम बात करें, अगर वूल की ही बात करें अभी, ठीक है, तो वूल ऑब्टेनिंग जो एनिमल्स हैं, जैसे मैंने बात की कि पहले तो एनिमल्स अलग अलग है, शीप अलग है, गोट अलग है, कैमल अलग है। अब देखा जाए तो अगर गोट्स की बात करें या शीप की बात करें तो वो भी अलग अलग है, वो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। मैं अगर गोट की बात करता हूँ तो उसमें क्या दिया हुआ है, अगर आप कभी माउंटेनियस रीजन पे, हिली एरिया में अगर कभी गए हो तो जम्मू कश्मीर का उन्होंने बताया है कि वहाँ पे एंगोरा जो गोट्स हैं वो बड़े आसानी से पाई जाती हैं, ठीक है। एंगोरा गोट्स वैसे हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में भी मिल जाएंगी और जो उत्तराखंड का कुछ एरिया वहाँ भी शायद आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे नाली, NALI, नाली एक शीप ब्रीड है, वो यहाँ पे मिल जाती है बड़ी आसानी से, ठीक है। उसकी जो लेकिन वूल जो हम ऑब्टेन करते हैं उससे जो मिलती है हमको, वो वूल थोड़ा सा कोर्स उसका पैटर्न होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट या शाइनी नहीं होती, तो उसकी वजह से उसको कारपेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्लॉथ्स बनाने के लिए अलग से। और ऐसा ही मेरे को एक गोट याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक गोट होती है, बकरी होती है, पश्मीना उसका नाम होता है, तो उससे बड़ा ही स्मूथ एक फैब्रिक तैयार किया जा सकता है और वो बहुत गर्म होता है, उसको आप कितना भी ठंड में अगर यूज़ करेंगे तो वो आपको सर्दी से बचाएगा, ओके। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के हैं। कैमल्स की अगर हम बात करें तो कैमल्स साउथ अमेरिका की 2 स्पीशीज़ हैं, लामा और अल्पाका, ठीक है। तो वो दोनों भी बड़े अच्छे तरीके से जो उनकी जो फ्रीज है वो ऑब्टेन हम कर सकते हैं, उससे हम ऊन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। वो भी एक गुड क्वालिटी वूल हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जो वूल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड। अब मैं अगर बात करूँ इंडिया के अंदर जो वूल इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर क्या है, वूल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक बीमारी मैंने सुना है, बड़ा कॉमन एक डिजीज़ है एंथ्रेक्स, ठीक है। वो हो जाता है कैसे, एक बैक्टीरियम की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो सांस लेने में तकलीफ और भी बहुत सारे ऐसे ही सिमिलर सिम्टम्स उनको झेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो है इंडस्ट्री अच्छी है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी आगे बढ़ाने में मदद कर रही है और बहुत लोगों को ठंड से बचाने में और कारपेट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बनाने में भी मदद कर रही है। लेकिन थोड़ी सी इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हैं, वो हर चीज़ की होती है, ठीक है। तो अब हम वूल इंडस्ट्री से अपना पीछा छुड़ाएंगे और हम आगे बढ़ते हैं सिल्क के पास। सिल्क को, जैसे वूल को हिंदी में ऊन बोला जाता है, सिल्क को हिंदी में रेशम बोला जाता है, ठीक है। और सिल्क वॉर्म्स रेशम का कीड़ा, ओके। तो अभी बात करते हैं हम, सबसे पहले तो इसी की बात करेंगे, सिल्क वॉर्म की बात करेंगे। देखिए ये भी एक अच्छी इंडस्ट्री है, ठीक है। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क और रॉ सिल्क यू कैन से, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कि उसको रेयर करना किस चीज़ के लिए, ताकि हम सिल्क उससे ऑब्टेन कर सकें, इसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर, ओके, सेरीकल्चर। और इसके अंदर क्या होता है, आप लोग सिल्क वॉर्म जो है उनको रियर करते हैं, हम लोग उनको पालते हैं। कैसे, हम सबसे पहले तो जहाँ पे भी सिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है पहले से ही वहाँ जाएंगे, या फिर कब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में हिसार के अंदर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जो सिल्क वॉर्म है वो लेके आ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ पे उनको क्या कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं अलग अलग पेड़ों के ऊपर, बैम्बू स्टिक्स के अंदर, किस चीज़ के लिए, ताकि हम उनसे सिल्क ऑब्टेन कर सकें। अब आप कहीं से अगर लेके आते हो तो वो आपको क्या देगा, वो आपको एग्स देगा। जो मदर सिल्क वॉर्म होती है, जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है, वो एग ले करती है, ठीक है। किसी भी पत्ते के ऊपर या किसी ब्रांच के ऊपर इस तरीके से,
और फिर क्या होगा, वो एग को जो सिल्क वॉर्म को पालने वाले जो किसान है, जो फार्मर्स है, वो लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जितना उस एग के लिए अच्छा है उतने के अंदर। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अंदर रखा जाता है ताकि उस एग के अंदर से जो लार्वा है, ठीक है, वो लार्वा उसके अंदर से हैच आउट कर सके, बाहर आ सके। ठीक है, अब वो जो लार्वा जो बाहर आ रहा है, लार्वा जो बाहर आ रहा है, उस लार्वा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कैटरपिलर। मैं आपको इसे बता देता हूँ, कैटरपिलर, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं सिल्क वॉर्म। ठीक है, और इसका जो पूरा जो लाइफ साइकिल है वो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर दिया हुआ है। तो डायग्राम्स आप वहाँ से, जो उनकी पिक्चर्स है वो वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले एग, फिर लार्वा। अब ये जो लार्वा है वो क्या करता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से चॉप किए हुए जो फ्रेश जो मलबरी लीव्स होते हैं, जो शहतूत का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं, वो इसका फेवरेट फूड है। ठीक है, तो वो बड़े खुश होकर वो वाला जो खाना है वो खाता है अपना। तो जैसे ही वो हैच आउट करता है वहाँ से, तो उसको खाने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या किया जाता है, बैम्बू की ट्रे होती है, बांस की ट्रे बना लेते हैं, बैम्बू को बीच में से काट के, तो उसकी ट्रे बना लेते हैं, उसके अंदर चॉप करके बड़े अच्छे तरीके से वो मलबरी लीव्स रखी होती हैं, और वहाँ पे वो जो सिल्क वॉर्म है वो आके उसको लीव्स को वो खाता है लगातार 7 से 8 दिन तक। ठीक है, यही प्रोसेस चलता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो 7 से 8 दिन तक लगातार वो जो खाना खा रहा है, उस खाना खाने के दौरान वो एनम्ब्रसली जो उसका साइज है वो बड़ा भी होता जा रहा है, और 7 से 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, ठीक है, कोई टाइम लिमिट वैसे है नहीं, तो 10 दिन के बाद वो क्या करता है, उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, और फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाने के लिए वो तैयार होगा, और वो नेक्स्ट स्टेज उसकी है प्यूपा। अब वो प्यूपा क्या चीज़ है, देखिए वो क्या करेगा, सबसे पहले तो कि खुद को उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो ट्री से नीचे ना गिर जाए या ऐसा कुछ, या हवा उसको परेशान ना करे। ठीक है, तो वो खुद को टाई अप करके रखता है, बांध के रखता है, जैसे स्पाइडर अपना वेब बनाता है, सेम वैसे ही। ठीक है, अब वो खुद को बांध के रखता है, और खुद को बॉडी को एक जगह पे बांधने के बाद वो जो उसकी गर्दन है, अपनी नेक को वो 8 की शेप में यूं, ऐसे ये जो हमारा 8 का जो शेप है, इस शेप में यूं घुमाता है। मेरी तो गर्दन घूमी भी नहीं गई ऐसे। ठीक है, तो इस शेप में वो अपनी गर्दन को ऐसे घुमाता है 8 की शेप में, और उस 8 की शेप में अपनी गर्दन को घुमाते हुए वो क्या करता है, एक लार्वा, सॉरी सलाइवा, एक सलाइवा सीक्रेट करता है। वो सलाइवा एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो उसका जो सिल्क वॉर्म का जो सलाइवा होता है, जो उसकी लार होती है, जो वो बाहर सीक्रेट लगातार करता रहता है उस 8 की फॉर्म में अपनी गर्दन को घुमाते हुए, वो एक खास तरीके के प्रोटीन से बना हुआ होता है। वो जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही वो हवा के उसके मुंह से बाहर आएगा और हवा के एक्सपोजर में आएगा, ठीक है, हवा से टकराते ही वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब वो जो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, वो लार्वा सबसे पहली बात जा कहाँ रहा था, वो 8 की फॉर्म में जाते हुए वो जो कैटरपिलर था या जो लार्वा था, उसकी चारों तरफ वो सलाइवा उसका क्या हो जाता है, स्पन हो जाता है, उसकी चारों तरफ से लिपट जाता है। ठीक है, तो अंदर जो स्टेज है वो क्या है, अंदर जो वो जो सिल्क वॉर्म है वो है हमारा प्यूपा, और बाहर जो सिल्क से जो वो जो लार्वा जो है उसका जो सलाइवा जो है, सॉरी फॉर दैट, जो सलाइवा जो है वो उसका क्या है, वही उसका सिल्क है। ठीक है, वो हार्ड हो जाएगा आने के बाद, एक्सपोजर में एयर के आने के एक्सपोजर में आने के बाद वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, वो सिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा, या वही सिल्क है वो सिल्क बन चुका है। ठीक है, तो बाहर जो कवरिंग है सिल्क की, उस प्यूपा के चारों ओर, जिसके अंदर, जिस कवरिंग के अंदर प्यूपा ने खुद को कैद कर लिया है, बंद कर लिया है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कोकून। ठीक है, ये है कोकून। ओके, समझ गए? अब उस कोकून से हम लोग सिल्क ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है,
इसके अंदर भी, इस इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारी जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं, बड़े फार्मर्स काम करते हैं। ये भी हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है उसको और आगे बढ़ाने में मदद करता है ये इंडस्ट्री में। ठीक है, तो वो जो कोकून है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये पता कैसे चला कि ये कोकून है या ये सिल्क है या ये जो कीड़ा है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और वो हार्ड हो जाएगा। और वो इतना हार्ड हो जाएगा कि अगर मैं कंपेयर करूँ एक सिल्क थ्रेड को और सेम उतने ही साइज के, उतने ही डायामीटर या उतनी ही मोटाई वाले एक स्टील के थ्रेड को, ठीक है, तो लगभग दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम ही रहती है। ओके, तो सिल्क जो है बड़ा ही पावरफुल, उससे हम जो थ्रेड है वो बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमें पता कैसे चला, देखिए ये था चाइना के अंदर, बड़े बहुत पुराने ज़माने में चाइना के अंदर हुआंग टी नाम का एक राजा था। तो उस राजा के वो जो एम्परर था उसकी जो रानी थी, उन्होंने एक बार राजा को क्या कंप्लेंट किया कि ऐसा क्या चीज़ है, आप पता लगाइए कि हमारे गार्डन में जो मलबरी लीव्स हैं उनको नुकसान कौन पहुंचा रहा है। ठीक है, कौन उन पत्तों को खराब कर रहा है, कौन खा रहा है। तो पता लगाया गया, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो ये मलबरी लीव्स को नुकसान पहुंचाने वाला जो वहाँ पे जो जिम्मेवार था उन चीज़ों के लिए, वो कौन था, हमारा जो ये सिल्क वॉर्म है ये जिम्मेवार था। ठीक है, और अचानक से उसको ऑब्जर्व करते हुए क्या हुआ, उनके हाथ में शायद चाय का कोई कप था या पता नहीं कोई गर्म चीज़ थी, कोई पानी था या क्या था, उसके अंदर वो एक जो कोकून है जिसके अंदर प्यूपा होता है वो गिर गया। और उसके गर्म चीज़ के अंदर गिरते ही वो जो धागे थे, वो थ्रेड थे, वो अलग अलग हो गए। तो वहाँ से जो सिल्क जो था, उस सिल्क की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बहुत सारे सालों तक चाइना ने इसको क्या रखा था, सिल्क को पूरी दुनिया से छुपा के रखा। उन्होंने बताया नहीं कि हमको ऐसी कोई नई चीज़ मिली है, वो चाहते थे कि हम ही बस यूज़ करें, बाकी किसी को पता ही ना चले। लेकिन धीरे धीरे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा और लोग इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, वहाँ का सामान यहाँ, यहाँ का वहाँ, ये सब होने लगा, तो लोगों को पता चला वहाँ जाके कि इनके पास कोई नई चीज़ है जिससे ये कपड़े बनाते हैं। ठीक है, और लोगों ने पता लगाया कि कैसे कैसे ये सब कर रहे हैं। तो वहाँ से जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो पूरी दुनिया के सामने आई। ठीक है, और जिस रूट से लोग जाते थे, चाइना के अंदर पहुंचते थे, जहाँ पे सिल्क के बारे में लोगों को पता चला, फिर वापस वो अपने देशों के अंदर गए, तो उस पूरे रूट को, उस पूरे रास्ते को आज भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बीच में ऐसी स्टोरी थी छोटी सी। अब हम बात कर रहे थे प्यूपा और कोकून की। तो सेम वैसे ही जैसे उसकी चाय में या पानी के अंदर जो गिर के, गर्म चीज़ के अंदर गिर के वो थ्रेड अलग हो गए थे, अब हमारे पास कोकून तैयार है। ठीक है, उसको हम लोग बॉयल कर सकते हैं, या उसको हम लोग सन के एक्सपोजर में धूप में रख सकते हैं, या फिर उसको हम गर्म पानी से ऐसे ही वॉश कर सकते हैं, या स्टीम के एक्सपोजर में रख सकते हैं, भाप जो होती है उसके सामने रख सकते हैं। तो उससे जो उसके जो थ्रेड्स हैं वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद सेम हमारा वही रीलिंग का प्रोसेस आएगा, उससे यार्न बना लिया जाएगा, फिर रोलिंग का प्रोसेस आ जाएगा, उसको लपेट दिया जाएगा, बड़े बड़े बंडल्स के अंदर उसको तैयार कर दिया जाएगा। ओके, तो ये था आपका जो वूल और सिल्क इंडस्ट्रीज जो हमारे देश के अंदर है या पूरी दुनिया के अंदर जैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये उसका एक छोटा सा जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से वो होते हैं और कौन कौन से उसके अंदर प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो सिल्क मोथ था उसका लाइफ साइकिल है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आप लोग इतना ही पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। एक बार आप दोबारा से खुद से अगर जो आपकी बुक है उससे रीड करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे उसके साथ साथ, तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है शायद आप लोग पहले कर चुके हैं। अगर नहीं कर चुके हैं तो आप लोग जो अपने जो स्कूल के जो नंबर्स हैं, ठीक है, उन नंबर्स पे आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो फिर आगे हम वो भी करेंगे। नहीं तो हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो के अंदर जो हमारा चैप्टर 4 है वो चैप्टर खत्म करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।